नमस्कार। एसएमई एक्सप्रेस के जरिए हम एमएसएमईज की पल्स को समझने का प्रयास करते हैं। हम अलग अलग थीम्स पर फोकस करते हुए नए दौर की तैयारी में उन्हें सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। आज के इस सेशन में सप्लाई चेन्स को समझते हुए हम नए बाजारों के लिए रणनीति से लेकर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पर फोकस करेंगे। वहीं नए मौकों को भुनाने के लिए कुछ खास बिहेवियर्स का भी जायजा लेंगे। आज के सेशन में हमें ज्वाइन कर रहे हैं पुनीत कौरा, चेयरमैन CII दिल्ली चैप्टर। थैंक यू फॉर हैविंग मी। और साथ ही मौजूद हैं अर्नब चक्रवर्ती, डायरेक्टर इंडिया यूएन्स एमप्रोटेक्ट प्रोग्राम। आप दोनों का शुक्रिया, थैंक यू। Thank you very much for the invitation. शुरुआत पुनीत जी आपसे। बिजनेसेस के लिए अनसर्टेनिटीज, अनिश्चितताएं सही नहीं होती हैं। आप मौजूदा जियोपॉलिटिकल टेंशंस को ग्लोबल ट्रेड के लिए कैसे देखते हैं? रॉ मटेरियल प्राइसेस, सप्लाई चेन्स पर इसके इंपैक्ट पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो अनसर्टेनिटीज हैं ग्लोबल एनवायरनमेंट में, अब तो ये सर्टन हो चुका है कि ये रहेंगी कुछ टाइम तक, और हमें जो बिजनेसेस चलाने हैं MSME सेक्टर पे या लार्ज सेक्टर में, वो अनसर्टेनिटीज के अंदर ही चलाने पड़ेंगे। तो आप जैसे आपने जिक्र किया, कुछ वर्ल्ड इश्यूज चल रहे हैं जिसकी वजह से हम अगर देखें एक्सपोर्ट पे असर आता है, कभी कभी इसका असर बहुत ज़्यादा आता है, कभी कभी कब आता है, डिपेंडिंग ऑन विच जोग्राफिकल एरिया वी आर टॉकिंग अबाउट। और ऑल्सो इसमें सेकंड पॉइंट है जो आपने मेंशन किया, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस। आई थिंक ये बड़ा अहम मुद्दा है, एंड ये एक्चुअली तो देखा जाए कोविड के बाद से ही थोड़ा सा हिला हुआ है। अगर मैं बात करूं स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की, जिसमें हम ऑपरेट करते हैं, काफ़ी सारी जो लीड टाइम्स थे वो शिफ्ट हो चुके हैं। कई जगहों पे डबल हो गए हैं, डबल क्या ट्रिपल हो गए हैं। तो आपको इसके अंदर काम करना है। ये जो एक तरह से हमारे सामने जो चैलेंजेस हैं, इसके अंदर काम करना है। एंड इसके तरीके सिर्फ यही है कि वी हैव टू चेंज द वे वी ऑपरेट। तो फॉर एग्जांपल, अगर आप सप्लाई चेन की बात करें, तो वी नीड टू मेक contracts with our suppliers in a way, and also connected with the contracts with our customers, so that our customers understand today's reality. तो आई थिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा है कि जब आप सप्लाई चेन के अंदर घुसते हो, तो जिस तरीके से इसकी आप मैनेजमेंट करते हो, कुछ लॉन्ग टर्म आइटम्स को स्टॉक कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन what support you can get from your customers on the reality of the situation। तो ये मिक्स एंड मैच चलता है। एंड एज फार एज जो एक्सपोर्ट्स का सवाल है, जो मार्केट्स में हम प्ले करते हैं, वो तो अपने आप में एक चैलेंज है ही है। आई थिंक उसके लिए हम बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते। उसके लिए सिर्फ मेरा यही कहना है कि हमारे कस्टमर्स थोड़े वाइड स्प्रेड हों। कुछ जोग्राफिकल एरियाज ऐसे भी हैं जहाँ पे डिस्टर्बेंसेस कम है। तो अगर हम जो भी हमारे सर्विसेज बेच रहे हैं बाहर, या फिर हम प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, वो सारे इस तरह से बैलेंस हों कि एक्सपोर्ट थोड़ा सा बैलेंस रहे। एंड अब उसके ऊपर आई थिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, MSME सब हमारी जो इंडिया की मार्केट है वो बहुत ग्रो कर चुकी है। तो वहां पे अपॉर्चुनिटीज, जहां जहां पे हम लोग इंपोर्ट्स को रिप्लेस कर सके, आत्मनिर्भर बन सकें, और गवर्नमेंट इसको आजकल बहुत प्रोत्साहन भी दे रही है, वो एक और एवेन्यू है जिसपे हमें कंटिन्यूसली काम करना चाहिए। अर्नब, सप्लाई चेन्स पर जो असर हो रहा है उसके बीच MSMEs को कैसी रणनीति बनानी चाहिए? वहीं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के साथ ग्लोबल वैल्यू चेन्स में भागीदारी बढ़ाने के लिए कैसे आगे बढ़ना चाहिए? SMEs should stop obsessing with getting into global value chains at the outset. I think it's extremely important for SMEs to deepen and strengthen relationship with the immediate suppliers and distributors, uplines and downlines. And Puriji did make a mention of this earlier as well, which is to be relevant with respect to who your immediate suppliers and distributors are, your immediate customers are. So I think relevance is extremely important. Once the SMEs are able to establish relevance with respect to their offerings with their immediate uplines and downlines, then I think there could be certain concerted efforts that could be made in lifting the entire value chain and to potentially move from a local relationship-based system and ecosystem to a national, regional, potentially a global value chain. It takes years of steadfast effort to
move to a global setting for an SME. And I think formative steps are extremely important. पुनीत जी, ग्लोबल उठापटक के बीच भारत को एक ब्राइट स्पॉट माना जा रहा है। क्या एमएसएमईज को नए मौकों के लिए नए मार्केट्स, नए रीजन्स का रुख करना होगा? आपने जिक्र किया हिंदुस्तान आज की डेट में, हमारा भारत एक बहुत यूनिक सिचुएशन में है मेरे हिसाब से। पूरी दुनिया में हमारी जैसी सिचुएशन बड़े कम देशों की है और इसका बिल्कुल लाभ उठाया जा सकता है। आपने जिक्र किया अल्टरनेट मार्केट्स, बहुत सारी कंट्रीज जहाँ पे हमारा एक्सपोर्ट अगर आप देखो काफी कम हुआ करता था पिछले कुछ सालों में, वहां पे भी अब हमें आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। एंड अगर आप इसको यूरोप में देखो, यूएस में देखो, यूएस में हमारा कितना ट्रेड जो ओवरऑल नंबर्स आप देखो तो काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और इस पे मुझे कोई डाउट नहीं है कि ये अभी सिर्फ शुरुआत है। वी आर स्टिल एट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। आने वाले कुछ सालों में आप देखोगे इसमें और बढ़ोतरी होगी। हमारे कुछ कंट्रीज हैं जहाँ पे हम लोग ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग हैं, एशियन कंट्रीज हैं जहाँ पे हम लोग स्पेशल इंसेंटिव भी गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है कि कैसे लोकल कंपनीज वहाँ पे जाएं और वहाँ पे अपना उद्योग बढ़ाएं। उन अपॉर्चुनिटीज को भी एमएसएमईज बिल्कुल टैप कर सकते हैं और आई थिंक कर भी रहे हैं, ऐसे जैसे मुझे पता है। ऑफ कोर्स एक और एरिया जहाँ पे बहुत सपोर्ट मिल रहा है और उसमें और काम करने की भी जरूरत है, एमएसएमईज को फाइनेंशियल सपोर्ट की भी बहुत जरूरत है। पुनीत जी, आपने फाइनेंशियल सपोर्ट का जिक्र किया है। हम देखते हैं फॉर्मल फाइनेंस एमएसएमईज के लिए इशू रहा है, पर फिनटेक प्लेयर्स डेटा के जरिए नई संभावनाएं खोल रहे हैं। तो वहीं अर्नब, यूएन का एम्प्रेटेक प्रोग्राम कई देशों में रन होता है। आपका क्या मानना है, इंडिया में नए मौकों के लिए उद्यमियों को कैसे आगे बढ़ना होगा? In fact, I happen to represent a program that is currently available in 50 countries worldwide. This is run by the Division of Investment and Enterprise of UNCTAD, the United Nations Conference on Trade and Development. And the challenges that we find in cross-border trade and development are not just challenges in terms of arbitrage opportunities in making products. अर्नब, आपने माइंडसेट और बिहेवियर्स का जिक्र किया है। वहीं सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग के बढ़ते महत्व को आप कैसे एनालाइज कर रहे हैं और एमएसएमईज को क्या कहना चाहेंगे? What one perhaps needs to pay attention to is to be more efficient in the usage of resources, which also impacts productivity. Often less is more. And also to be seen as waste warriors, to basically looking at waste as a resource that can be put back into the enterprise as either as materials or as energy in some form. So if SMEs are more aware of ways in which this can be done and also stay away from greenwashing. Greenwashing is a common phenomenon these days, which is when enterprises overstate their positive environmental impact in marketing materials. For example, you may advertise a product as eco-friendly, but you may be sourcing raw materials from unsustainable suppliers. So this is something that we need to be careful of, and we potentially need to be staying away from, so that we have a holistic view of how we become sustainable in the long run. पुनीत जी, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, इंडस्ट्री 4.0 और एआई जैसी टेक्नोलॉजीज के इस दौर में एमएसएमईज के लिए जरूरी है कि वो इन तेज बदलावों के बीच अपने यूनिट्स के मॉडर्नाइजेशन पर काम करें। आपकी क्या सलाह होगी? MSMEs need to invest in technology. That is, without fail, they need to continuously innovate themselves and they need to develop new technologies. इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है एंड इसको कंटिन्यूस एक तरह से इसको बेस्ट प्रैक्टिस बना के कंटिन्यूसली पुश करना पड़ेगा एट डिफरेंट लेवल्स इन द कंपनी। दूसरी चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो है ट्रेनिंग। आई थिंक ट्रेनिंग के अंदर स्किल डेवलपमेंट भी आता है। स्किल डेवलपमेंट इज अ ह्यूज प्रॉब्लम इन आवर कंट्री एक्चुअली, और इस पे बहुत काम भी हो रहा है और आने वाले समय में ये एक बहुत बड़ा चैलेंज निकलने वाला है हमारे लिए, क्योंकि जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन, यंग पॉपुलेशन आ रही है मेन स्ट्रीम में जॉब्स में, वहाँ पे स्किल्स को बहुत फोकस देना पड़ेगा। और अगर आप देखो तो गोइंग बैक टू द योर क्वेश्चन कि इंडस्ट्री कैसे 4.0 हम लोग ज़्यादा इसको
मॉडर्नाइज कर सकते हैं और कैसे इसको एआई और वगैरह हायर टेक्नोलॉजी से इसको हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। इसमें सब चीज़ों में अगर आप देखोगे तो ट्रेनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होगा, स्किलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होगा और कंटिन्यूअस डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज एंड न्यू इनोवेशंस सो दैट यू स्टे कंपेटिटिव इन द ग्लोबल एनवायरनमेंट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होगा। और इन तीनों पे अगर साथ में काम करें अलॉन्ग विथ एक और एस्पेक्ट है जो ग्लोबल प्लेयर्स हैं जो कि नो जॉइंट वेंचर्स के रूप में हमारे पार्टनर्स बन सकते हैं, वहां से भी कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस आती हैं जो कि हमें अडॉप्ट करनी चाहिए एंड उसको इनकरेज करना चाहिए कि हम कुछ ग्लोबल प्लेयर्स के साथ एमएसएमई लेवल पे पार्टनर करें और इन प्रैक्टिसेस को भी क्विकली अडॉप्ट करें। पुनीत जी, इसी बात को आइए आगे बढ़ाते हैं। आप एमएसएमईज को यह बता सकें कि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में क्वालिटी कल्चर को बढ़ावा देने के लिए कैसे कदम बढ़ाएं। बेसिकली एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है जीरो डिफेक्ट पॉलिसी, जो कि बहुत सारी कंपनीज में आजकल अपनाई जा रही है और ये आई थिंक एक नॉर्म बनता जा रहा है। और दूसरी है ऑन टाइम डिलीवरी, OTD। ये दोनों जो हैं ये क्वालिटी से रिलेटेड हैं एंड ये बहुत सारी कंपनियों ने अपनी कंपनीज में अपनाया है, सिक्स सिग्मा के रूप में इसको एक अपनी कंपनीज में फैलाया है। ये कल्चर की बात होती है, जैस वी टॉक्ड अबाउट अर्लियर, माइंडसेट की बात होती है। और कंपनीज के अंदर जो कल्चर होता है वो टॉप ड्रिवन होता है, फिर उसको बेसिकली आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है और कंपनी के अंदर एक तरह से नए काम करने के तरीकों को अपना के उसको एक रोजमर्रा की जिंदगी का पार्ट बनाना पड़ता है। तो अगर आप उसमें देखो तो ये जो एस्पेक्ट्स हैं ये वर्ल्ड ओवर यूज होते हैं एंड इसको बहुत सारी कंपनीज इंडिया में भी अपना रही हैं। अर्नब, आप हमें बिहेवियर्स की बारीकियों के बारे में बता सकें। यूनाइटेड नेशंस के एम्प्रेडिक्ट प्रोग्राम के जरिए इसी पहलू पर फोकस करते हुए इंपैक्ट एंटरप्रेन्योर्स डेवलप करने की कोशिश है। इसमें किस तरह की लर्निंग्स रही हैं? In our system, what we've learned is because there is a good amount of research that is available on how entrepreneurs who demonstrate certain behaviors are successful, in fact, more successful than entrepreneurs who do not demonstrate those exact behaviors. So it's basically a set of behaviors that some entrepreneurs go on to demonstrate and move from behavior to habit, and then from habit to character. And these are the behaviors that are sadly missing in other people, in other entrepreneurs who fail to set up businesses or continue to struggle in their business situations. And if you want, I can just highlight some of these behaviors at a top level. The first set of behaviors are to do with goal setting, to do with purpose making, because what we know is that an enterprise is a coming together of purpose, routines, and relationships. So purpose setting cannot be outsourced. It has to come from the founder of the organization. Then, of course, you're looking at information seeking. So it's extremely important that entrepreneurs are able to look at themselves as sponges, picking up information from where they can and then processing, not just gathering, but also processing such information that go into their products and services. It's also important for entrepreneurs to be systematically planning and monitoring their progress. Discipline is one of the reasons why entrepreneurs succeed or fail. It's hardly to do with the absence or presence of capital. It's more to do with discipline. Then we've seen behaviors around opportunity seeking and initiative, where entrepreneurs who are able to take the ball to the goalpost but are unable to kick it in. So being able to seize opportunities at the appropriate time, with the right conditions, with the right terms of contract, etc., becomes extremely important. It's important for entrepreneurs to have a demand for efficiency and quality with themselves at all times. They need to be able to pursue quality fanatically till such time as their entrepreneurs, or their enterprises rather, become embodiments of high quality standards. It's important to demonstrate independence and self-confidence as an entrepreneur. It's also important to be able to persuade and network with the right set of entrepreneurs to be able to further your business cause. And finally, it's important to be able to persist once certain objectives are set. So persistence is an extremely important attribute, and also commitment. And commitment not just to the customer, not just to the stakeholders, but also commitment to self. Now, these are some of the behaviors
that we, over a period of time, practice as entrepreneurs and move to habit and then to character. हम फिलहाल ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं। आप देख रहे हैं एसएमई एक्सप्रेस। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं एसएमई एक्सप्रेस। आज हम फोकस कर रहे हैं ग्रोथ स्ट्रैटेजीज पर। आइए आगे बढ़ते हैं। पुनीत जी, इस दौर में लीन की काफी अहमियत है, इसको कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है? मुझे लगता है 2-3 चीजें करने की जरूरत है। एक तो अगर देखा जाए तो कंटिन्यूसली हमें कुछ वर्कशॉप्स कंडक्ट करनी चाहिए अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में, जो कि ट्रेनिंग सेशंस वगैरह के ट्रेनिंग सेशन में लीन प्रैक्टिसेस, बेस्ट लीन प्रैक्टिसेस के बारे में अपने एम्प्लॉइज को एजुकेट करें, कंटिन्यूसली उनको अवेयर रखें कि वर्ल्ड में अभी बेस्ट लीन प्रैक्टिसेस क्या चल रही हैं। आई थिंक अगर उसकी अवेयरनेस आप क्रिएट नहीं करोगे अपनी कंपनी में, तो वो कभी भी एक नॉर्म, एक तरह से कल्चर नहीं बनेगा। आई थिंक दूसरी चीज़ है कि हम लोग कई बार बातें तो करते हैं लीन की, बट हम लोग अपने कंपनी के अंदर वो इम्पोर्टेंट टूल्स जो कि इस मेथोडोलॉजी को आगे बढ़ाएं, वो हम प्रोवाइड नहीं करते हैं टाइमली। प्रोवाइडिंग दीज टूल्स टू द स्टेक होल्डर्स इन द कंपनी विच आर इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग, वो एक बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट है इसका, एंड वो ज़रूर टाइमली इंटरवेंशन उसका चाहिए। एंड आई थिंक तीसरा एक पार्ट है कि इसमें कोलैबोरेशन चाहिए इंडस्ट्री एसोसिएशंस का, क्योंकि कई बार आप कुछ नया सीखते हो जब आप और लोगों से बात करते हो। जैसे कि अर्नब साहब ने मेंशन किया, यू आर नेटवर्किंग विद पीपल आउटसाइड योर ऑर्गेनाइजेशन। वो एक कल्चर बड़ा जरूरी है नेटवर्किंग का, जो कि मेरे को लगता है पूरी कंपनी में एक कल्चर की तरह बढ़ना चाहिए। एंड एट डिफरेंट लेवल्स हम लोगों को इसको प्रमोट करना चाहिए। अपने अपने लेवल्स पे इंडस्ट्री एसोसिएशंस के साथ लोग इन्वॉल्व हो, मिलें, बातचीत करें, और बेस्ट प्रैक्टिसेस के कुछ जो नए आइडियाज हैं वो कंपनी के अंदर कंटिन्यूसली आते रहें, उसका फ्री फ्लो हो। अर्नब, जब बात टूल्स की हुई है तो लीन स्कीम में फोकस 5S, काइजन, कैनबेन, विजुअल वर्कप्लेस, पोकायोका जैसे टूल्स पर है, अंडर द गाइडेंस ऑफ लीन कंसल्टेंट्स। इस एस्पेक्ट पर आप क्या कहेंगे? Tools and consultants are important. I think they're integral to the installation of new practices in one's organization. But I think one needs to understand, why is it that this is being done? Most founders that I have interacted with, unfortunately, have been looking at bringing in standards and processes in their organizations as check marks, as things that are important to do because they meet certain criteria. From farming to manufacturing, I've in the last 15 years that I've been observing SMEs and enterprises closely in the country, I've unfortunately not seen too many organizations who understand and are subscribed to the philosophy of lean manufacturing and a demand for efficiency and quality. Let's understand that all entrepreneurs want to do things better, faster, and cheaper, right? But funnily enough, better and faster is not usually cheaper. And fast and cheaper is usually not better. So usually what happens is, when you're moving with two of these items out of three, the third usually goes for a toss. So the idea is to be able to move all three equally. And this can only happen when one is invested into the philosophy of this whole dimension of innovation. How does one bring about a culture of innovation in the organization? पुनीत जी, चलते हुए आप बता सकें कि टैलेंट को अट्रैक्ट और रिटेन करने के लिए एंटरप्रेन्योर्स को कैसे काम करना चाहिए? आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इस पे काफी काम हम लोग कर रहे हैं। इसमें 3 एस्पेक्ट से काम करने की जरूरत है। अगर मैं देखूं तो एक है कि आपको कंटिन्यूस कम्युनिकेशन चाहिए अपने कंपनी के अंदर। इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है वो उनको पता होना चाहिए, कस्टमर साइड पे, सप्लायर साइड पे, दुनिया में जनरली, ताकि वो चैलेंजेस को सामना करने के लिए ज़्यादा प्रिपेयर्ड रहें। दूसरा है कि आपको उनको कंटिन्यूसली मोटिवेट करने के लिए एक
अंदर कंपनीज में स्कीम्स बनानी चाहिए कि उनकी छोटी छोटी जो इम्प्रूवमेंट्स हैं या छोटी छोटी जो उन्होंने अचीवमेंट्स करी हैं, उसको आप रिकॉग्नाइज करो, कंटिन्यूसली उनको प्रोत्साहन दो, उनको कंपनी के अंदर बताओ कि इसने ये काम किया है, ये देखो कितना अच्छा काम किया है। तो दे आर लुकिंग फॉर रिकॉग्निशन एंड आई थिंक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। एंड थर्ड पार्ट इज आपकी एक एक्सटेंडेड फैमिली होती है, जो आपकी कंपनी है वो आपकी फैमिली है, वो कोलैबोरेशन में आपके साथ काम करती है, आपके साथ जुड़ी हुई है। तो जितना कोलैबोरेटिव एफर्ट होगा कंपनी के अंदर, उतनी आप उसकी सक्सेस देखोगे, उतनी आप उसकी ग्रोथ देखोगे। वी शुड ट्रीट आवर एम्प्लॉइज एज आवर फैमिली मेंबर्स एंड आई थिंक वी शुड डेफिनेटली इंकरेज दैट कल्चर इन एवरी कंपनी। तो एसएमई एक्सप्रेस के सेशन में अभी के लिए इतना ही। हमें ज्वाइन करने के लिए पुनीत कौरा, चेयरमैन CII दिल्ली चैप्टर, और अर्नब चक्रवर्ती, डायरेक्टर इंडिया यूएन्स एम्प्रीटेक प्रोग्राम, आप दोनों का शुक्रिया, थैंक यू। अगले एडिशन में नई थीम के साथ हम आपसे मुलाकात करेंगे। फिलहाल नमस्कार।